गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू टारगेट अलर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस भर्ती का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यह जो वैकेंसी है वो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए वैकेंसी है और इसमें दिया हुआ है कि ये पुरुष और महिला दोनों के लिए ये वैकेंसी है। जो ग्रेड ए के तहत ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। इसमें पे बैंड दिया हुआ है 5200 से लेकर 20,200 तक। ग्रेड पे इसका 2400 ग्रेड पे रहेगा और लेवल 4 का ये वैकेंसी है जिसमें आपका सैलरी जो रहेगा वो 25,500 से 81,100 रुपये तक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसमें कैटेगरी दिया हुआ है, आखिर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप ए के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी के लिए कितना कितना वैकेंसी है। तो अनारक्षित जो होता है, जिसको हम लोग जनरल या यूआर के नाम से जानते हैं, इसके लिए टोटल 545 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 134 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम लोग ओबीसी के नाम से जानते हैं, जिसके लिए टोटल 364 पोस्ट है। अनुसूचित जाति जिसको हम लोग एससी बोलते हैं, उसके लिए 283 पोस्ट है। और अनुसूचित जनजाति जिसके लिए एसटी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके लिए 26 पोस्ट है और टोटल 1352 पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें महिला एवं पुरुष दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे इसका एक पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आवेदन किसकी डेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 16 दिसंबर 2025 तक 25 से स्टार्ट होगा और ये 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। ठीक है, इसी बीच में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 16/12/2025 से लेकर 15 जनवरी 2026 तक इसका आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है। और इस बीच में आप जमा कर लिए हैं तो उस शुल्क को समायोजन करने का जो लास्ट डेट है वो 15/1/26 से लेकर 18/1/2026 तक रहेगी। तो यहाँ पर आप अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। आवेदन शुल्क यहाँ पर दिया हुआ है जिसे सामान्य या जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। उसी प्रकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपको लगेगी। यहाँ पर एलिजिबिलिटी है तो राष्ट्रीयता के अनुसार आपको देखा जाए तो पहला तो आप भारत के नागरिक हो। दूसरा, अगर कोई आप तिब्बत से भारत में रह रहे हों और आप 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आए हो तो भी आप राष्ट्रीयता के आधार पर आप एलिजिबल हैं। उसी प्रकार हम देखें हैं कि अगर आप पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, यहाँ से अगर कोई आप आ रहे हैं और भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से आप भारत में आए हैं तो भी आप राष्ट्रीयता के आधार पर एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो इसमें दिए गए इंटरमीडिएट मतलब आपको 12th पास होना जरूरी है और इसमें भौतिक शास्त्र और गणित के विषय में उत्तीर्ण होना जरूरी है। ठीक है, या तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एग्री कैडेट इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन विभाग से अगर कोई ओ लेवल की परीक्षा आप उत्तीर्ण किए हैं या इसके इक्विवेलेंट में कोई अलग डिग्री आपके पास है तो भी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर एलिजिबल हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देखते हैं एज क्राइटेरिया क्या क्या दिया हुआ है। तो एज यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में होना चाहिए और आपका जन्म जो है 1 जुलाई 1997 से पहले का और या तो फिर 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में होना चाहिए आपका। 1 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में अगर कोई आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर कोई आप ओबीसी कैंडिडेट है या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट हैं तो केवल आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाद चरित्र सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और विवाहिक परिस्थिति में एक चीज़ और है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर कोई आप पुरुष हैं तो अगर कोई एक से ज़्यादा आपका शादी हो गई है, एक से ज़्यादा पत्नियाँ आपके जीवित हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और लड़कों के लिए है कि आप दो लड़की के साथ में आपको शादी नहीं होना चाहिए और दोनों जीवित नहीं होना चाहिए। और लड़कियों के लिए है कि आप शादीशुदा लड़का से शादी करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसका जो भर्ती का प्रक्रिया है वो क्या क्या है। तो पहला तो इसमें लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में आपको 3 पेपर देना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। 3 पेपर क्या क्या देना पड़ेगा। पहला तो सामान्य ज्ञान का जो पेपर रहेगा जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे और ये 50 अंक का क्वेश्चन रहेगा। उसी प्रकार आपका मानसिक सामर्थ्य एवं तर्क शक्ति जिसको हम लोग रीजनिंग के नाम से देखते हैं तो ये आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे और ये 50 नंबर के ये भी क्वेश्चन रहेंगे।
और आगे देखते हैं, आपको कंप्यूटर विज्ञान का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि 80 क्वेश्चन रहेगा, और ये 100 अंक का क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल देखा जाए तो 160 क्वेश्चन, और ये आपका 200 अंक का क्वेश्चन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना है। अगर कोई आप आगे प्रोसीजर के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो मिनिमम 40% मार्क्स आपको आना जरूरी है। और ये जो एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसको OMR शीट में आपको उसको सॉल्यूशन को टिक लगा लगा के आपको वहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, कर लेंगे। उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। इसमें न्यूनतम 25 शब्द जो रहेगा वो हिंदी का रहेगा, और 30 शब्द जो रहेगा वो अंग्रेजी का रहेगा, और इसको 1 मिनट के अंदर में आपको टाइप करके देना होगा। ठीक है, और जो आप टाइप करेंगे उसमें 85% आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। दोनों एग्ज़ाम देने के बाद जो फाइनल आपको नॉर्मलाइज के आधार पे आपको सिलेक्शन होगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे देखिए 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी जो अधिमानी अर्हता यदि कोई हो या रखता हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मान लो बात आप सेम नंबर लेके आते हैं, सेम नंबर लेके आएंगे तो उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया आ जाएगा कि अगर कि दोनों कैंडिडेट बराबर है तो दोनों का आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखा जाएगा। जिसका इंटरमीडिएट का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है वो एलिजिबल हो जाएंगे। अगर कोई उसमें भी सेम है उसके बाद आपका एज देखा जाएगा, अगर जिसका एज ज़्यादा है उसको एलिजिबल कर दिया जाएगा। इस टाइप की इसमें चयन प्रक्रिया है जिसको आपको यहाँ पर ध्यान से देना है, और ये सब हिंदी में लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ के आराम से जान सकते हैं। अब यहाँ पर आयु में छूट कौन कौन मतलब कितना कितना दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरी के लिए, जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष का, और OBC कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर लिखा है विभिन्न आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की समय सीमा तिथि, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर कोई आप अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जाति का आप प्रमाण पत्र दिखाएंगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रमाण पत्र शासन आदेश संख्या 13/22/1692 TC 1/2/2014 दिनांक 17 दिसंबर 2014 के अनुरूप होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो अनुसूचित जाति का जो कैंडिडेट है तो उसका जो अनुसूचित जाति का जो प्रमाण पत्र वो दिखाएंगे वो इस रूल के अंदर में होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का दिया हुआ है जो कि 17 दिसंबर 2014 के अनुरूप होना चाहिए। ये भी 17 दिसंबर 2014 के अनुरूप ये जो संख्या दिया हुआ है वो चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है जैसे EWS के लिए देखा जाए तो ये 14 मार्च 2019 के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, राज्य कर्मचारी के लिए अनुमान्य प्रमाण पत्र प्रारूप 5 के अनुरूप होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के आश्रितों का प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो मूल निवास प्रमाण पत्र, इस प्रकार मतलब इसका जो नियम है उसके अनुसार इसमें प्रमाण पत्र उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन जब करेंगे तो आपको ये वाला साइट है उसमें आपको जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपको एक यूनिक ईमेल ID देना पड़ेगा, यूनिक मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जब आवेदन होगा इसमें आधार कार्ड वगैरह की ज़रूरत पड़ेगा, आधार कार्ड भी आपको देना पड़ेगा। आधार कार्ड के साथ साथ आपको फ़ोटोग्राफ देना पड़ेगा, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। उसी प्रकार आपको एक साइन करके देना पड़ेगा, एक कागज़ में साइन करेंगे जिसका आपको फ़ोटो बनाकर JPG या JPEG के फॉर्म में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मोटा मोटी तौर पर इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बताने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।